नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव, यानी जब भी चुनाव हो तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ ही वोट डाले जाएं, पूरे देश में एक साथ। तो इस दिशा में मोदी सरकार ने अपना एक बड़ा कदम उठाया है, एक देश एक चुनाव की दिशा में। और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत कर आम राय बनाने का प्रयास करेगी, साथ ही संविधान विशेषज्ञों और दूसरे विद्वानों से भी चर्चा करेगी। यह समिति लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यावहारिकता देखेगी, एक साथ चुनाव कराने के तरीके सुझाएगी। समिति के अन्य सदस्यों और समय सीमा के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि समिति का गठन ऐसे समय किया गया है जब मोदी सरकार ने 5 दिनों के संसद के विशेष सत्र को बुलाने का फैसला किया है, जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। सरकार ने इस विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया है और इसलिए लगातार कयास लग रहे हैं कि क्या सरकार एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कोई बिल ला सकती है या कोई आगे इस बारे में कदम उठा सकती है। क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा विचार है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसके सुझाव समय समय पर दिए जाते रहे हैं और देश जब आज़ाद हुआ था तो 1967 तक जो चुनाव होते थे वो सारे चुनाव साथ ही होते थे। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब जुड़ गए हैं। कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि वाकई देश में ज़रूरत है सारे चुनाव एक साथ कराने की, क्योंकि इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप अलग अलग चुनाव कराते हैं, जो कि अभी होते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, संसाधनों पर बोझ पड़ता है, आदर्श आचार संहिता लंबे समय तक रहती है, तो इससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है और साथ ही सुरक्षा बलों का इंतजाम भी अलग अलग करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए, ये जैसा आपने ठीक कहा कि ये डिबेट तो बहुत दिन से चल रही है, तकरीबन 8-9 साल से। और साथ साथ उस वक्त जब प्रधानमंत्री जी ने इस टॉपिक को फ्लैग किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार इसी ये बात की थी, उससे पहले अडवाणी जी ने कही थी और उससे बहुत पहले वसंत साठे जी ने कही थी। तो ये तो कई साल से इस चर्चा में आती रही बात, लेकिन पिछले 8 साल में मिलने काफी जोर पकड़ा और प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कहा था कि भाई इस पे नेशनल डिबेट करानी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान है। ये देश पे थोपा नहीं गया था और एक कंसेंसस बनाने की बात की गई थी और नेशनल डिबेट की बात की गई थी, जो बहुत अच्छी चीज है। वो डिबेट चल रही है। वो डिबेट इतनी लंबी क्यों चल गई? क्योंकि वाकई ये इस फैसले का, इस बात का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव के में कुछ खूबियां हैं और कुछ इसमें खामियां हैं, कमियां हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी खूबियां गिनवा देता हूँ कि ये बात ठीक है, खर्चा बहुत होता है, इलेक्शन चूंकि कई फेज में किए जाते हैं, इसे लंबा चल जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वो जरूर प्रभावित होती है। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके के कुछ फायदे भी हैं कि एक सबसे पहले तो एक दफा मैंने बीजेडी के एक MP मेहताब साहब से ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जनता से तो पूछे जनता क्या चाहती है। जनता को बार बार चुनाव होना अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर गरीब जनता के पास तो कोई पावर ही नहीं है, एक ही पावर है वोट देने की। कम से कम 5 साल में एक बार जो नमस्ते करने आते हैं, उनको बार बार इलेक्शन की वजह से उनके पास बार बार आना पड़ता है। वरना आपने कितनी बार सुना होगा कि कोई MP एक दफा इलेक्शन जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता, वहां पे पोस्टर लगते हैं, गुमशुदा की तलाश, वांटेड, ये सब ये क्यों लगते हैं? क्योंकि पलट के ही नहीं देते। अब बार बार इलेक्शन की वजह से कम जनता के पास जाते हैं, तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो इसको कहा था बहुत अच्छी चीज है, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन कमीशन के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? हमारा जो इलेक्शन कमीशन है कुरैशी साहब, क्या वो इक्विप्ड है कि ये सारे चुनाव एक साथ करा ले? क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में ही कई चरणों में चुनाव होते हैं, तो फिर ऐसे में आप जब कई चरणों में चुनाव कराते हैं तो पूरे देश के चुनाव एक साथ क्या 6 महीने थोड़ी ना लगेंगे? 6 महीने तक चुनाव ही होते रहेंगे? नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको। चुनाव आयोग ने जब शुरू में ये प्रपोजल आया था, उस वक्त कहा था कि हम तो तैयार हैं, हमारे लिए तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए वोटर तो एक ही है, उन्हें पंचायत के लिए भी वोट देना है, विधानसभा के लिए भी देना है, लोकसभा के लिए भी देना है। तो 3 बार आने के बजाय 1 बार आ जाए। पोलिंग स्टेशन भी वही है,
उसको मैनेज करने वाली मशीनरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वही है, सिक्योरिटी ऑपरेटर भी वही है। तो इसलिए लॉजिक तो ये कहती है कि एक ही दफा इलेक्शन हो और 3 दफा 3 मशीनों पे आदमी आके बटन दबा दे। लेकिन तो कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल इस बारे में ईवीएम के बारे में पूछना था। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि ईवीएम की एक लाइफ स्पैन होती है, 15 साल से ज्यादा आप उसको यूज नहीं करते हैं, और अमूमन होता है कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो एक जगह की ईवीएम बाद में फिर दूसरी जगह भी जा सकती है, तीसरी जगह जा सकती है, तो आपको बार बार ईवीएम खरीदने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप पूरे चुनाव एक साथ कराएंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम चाहिएगी, तो खर्चा तो करीब करीब फिर उतना ही पड़ जाएगा जितना कि आप अभी खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं। जी। हाँ, दो बातें इसमें। एक तो खर्चा बचाने की बात, खर्चा सिर्फ इलेक्शन कमीशन का खर्चा बचाने की बात इतनी नहीं है जितना पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा हो जाता है। एक एस्टिमेट था कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। मैं उस पर आता हूँ, पहले आप ही की बात का जवाब देता हूँ कि देखिए ये बात है ठीक है, लॉजिस्टिकली इलेक्शन कमीशन के लिए तीनों इलेक्शन एक साथ कराना, 3 नहीं 2 इलेक्शन कराना आसान काम है। तीसरा जो पंचायत का इलेक्शन है, ये याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल प्रोपोजल था कि तीनों इलेक्शन के टीएस की बात हो रही थी। हाँ, पर वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार कभी सहमति नहीं होंगी इस बात के लिए। वो तो राज्य सरकार का डोमेन होता है, पंचायत का और नगर पालिका का। अच्छा, इसलिए उसकी बात तो करनी है, आपने बोल दी, छोड़ दिया तो 30 लाख इलेक्टेड लोग तो वहां से निकल गए, तो बचा क्या? फिर जब बची विधानसभा और लोकसभा, 4120 एमएलए होते हैं और 543 लोकसभा के एमपी होते हैं, सिर्फ ये बचे। उसमें भी पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि साहब इसको एक बार में तो नहीं हो सकता, 2 बार में करा दो। जब इतना डाइल्यूट ही हो गया ये प्रपोजल, तो फिर इसमें फायदा क्या रह गया? तो इसमें जो ये देखने की बात है कि इलेक्शन कमीशन तो वो अगर एक बार कराता है, तो आपने ठीक कहा कि मशीनें हमको 3 गुना चाहिए होंगी, क्योंकि अभी तो वो मशीनें रिसाइकिल होती हैं कि लोकसभा के इलेक्शन उससे करा के उस मशीनों को ब्लैंक करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा का होता है, एक जगह से आता है, कई और स्टेट में भी ले जाते हैं। लेकिन जब ये साथ ही सारे इलेक्शन हो रहे होंगे तो हमें 3 गुना मशीनें उपलब्ध करनी पड़ेंगी, तो उनको बनाना उनका खर्चा लगेगा। दूसरी जो बात थी ना 60,000 करोड़ जो खर्चा, इसमें आप ये देखिए कि ये खर्चा होता किस चीज पे? गरीब लोगों के पास जाता है। वो कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई वर्कर है, कोई डोर टू डोर जा रहा है। ये पॉलिटिशियन का पैसा गरीब के पास जा रहा है, तो कौन सी बुराई है? बल्कि एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग छत्तीसगढ़ की एक लड़की से एक स्लोगन सुना था कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। अब आप वो गरीब के पेट से वो पुलाव छीनना चाहते हैं, तो इसलिए गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग दलीलें हैं, और निश्चित तौर पर रामनाथ कोविंद जी की जो समिति बनी है वो इन तमाम मुद्दों को देखेगी, उसके बाद एक राय बनाएगी। शुक्रिया आपका कुरैशी साहब इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं कुरैशी साहब और कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के लिए ज्यादा मुश्किल की बात नहीं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। लेकिन साथ साथ ये भी एक सवाल उठता है कि क्या सरकार के लिए ये करना आसान है, क्योंकि केवल अगर हम बात करें विशेष सत्र की तो 18 तारीख को शुरू होने जा रहा है, 17 दिन बचते हैं। क्या यह समिति 17 दिन में अपनी रिपोर्ट बना करके बिल बना सकती जो कि इस विशेष सत्र में लाया जा सके? क्योंकि कई पेचीदगियां हैं। क्या क्या करना होगा अगर आपको देश भर में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराने हैं? क्या संवैधानिक स्थिति है? पीडीटी आचार्य साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ। आचार्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही सवाल पूछेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा अगर ये चुनाव एक साथ कराने हैं तो। देखिए, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, पार्लियामेंट और असेंबलीज के जो इलेक्शंस इकट्ठा एक बार करना, तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और वैसे भी ये जो प्रस्ताव है और इसके कार्यान्वयन में काफी कठिनाइयां आ सकती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए ना, इंडिया एक फेडरल कंट्री है और यहां पर फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का अंग माना गया है जी। केशवानंद भारती के इसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड नहीं कर सकता। और ये फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अब ये असेंबली एक फेडरल यूनिट है, जो स्टेट है फेडरल यूनिट है,
और उसका लेजिस्लेचर है असेंबली। तो यहां पर जो असेंबली को भंग करने का, तो इलेक्शन तो असेंबली को भंग किए बिना तो नहीं हो सकता इस हालत में, तो असेंबली को तो भंग करना ही पड़ेगा। और हमारे यहां पर असेंबलीज इस वक्त कई स्टेजेस पर है। कुछ असेंबलीज ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, कुछ तो मिडिल में है अपने कार्यकाल के, और कुछ उनका शायद कार्यकाल अभी 2-3 महीने में समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पर है ये असेंबलीज, और इन सबका इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो ड्यू है अप्रैल, शायद अप्रैल में होगा जी। और क्योंकि जून तक है उसका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, तो उसके पहले पहले इलेक्शन तो होना है। तो उस वक्त सारी असेंबलीज का इलेक्शन उसके साथ अगर करवाना है तो उसमें काफी चेंजेस लानी पड़ेगी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि विधानसभाओं को भी इसमें चूंकि शामिल होंगी, उनका कार्यकाल तय होना है या उनको समाप्त करना है, डिसॉल्व करना है, ये सारी बातें भी होंगी, तो क्या इसके लिए आपको लगता है कि राज्यों की सहमति भी जरूरी है कि राज्य बताएं या रेटिफाई करें जो भी संविधान में संशोधन होता है उसको? क्या 50% राज्यों को रेटिफाई करना होगा तभी यह मुमकिन हो पाएगा? देखिए, वो तो देखने की बात है, वो जो प्रस्ताव आता है गवर्नमेंट की तरफ से उस पर डिपेंड होता है। आर्टिकल 368 के अंडर कुछ चीजें बताई गई हैं जिनके संबंध में अगर कोई अमेंडमेंट है तो 50% स्टेट्स के राटिफिकेशन होता है, जरूरी है, लेकिन वो प्रस्ताव के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप है, वैसे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप 2 तरह के होते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे सकते हैं, और दूसरा लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है। तो ये दोनों रिलेशनशिप पर कोई असर पड़ता हो तो वो फिर 50% राटिफिकेशन जरूरी है, इसलिए वो डिपेंड होता है प्रस्ताव पर। जी, लेकिन ये लागू किस तरह से होगा? अगर ये सरकार मन बना ले या फैसला कर ले कि हाँ हमें तो करना है, लोकसभा के साथ ही सारे विधानसभा के चुनाव कराने हैं और इसके लिए जो कानून जरूरी है बनाना है वो बना ले, तो ये लागू आगे किस तरह से होगा? किस तरह से कानून बनाया जाएगा? एक तो 172 आर्टिकल है, उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई असेंबलीज अभी 1 महीने पूरे हुए, 2 महीने या 3 महीने पूरे हुए हैं और उनका कार्यकाल तो 5 साल का है। तो किस तरह से आप करेंगे उसको? तो उसमें आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा असेंबलीज डिसॉल्व होता है, करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर फील होता है कि असेंबली को डिसॉल्व करना है, अभी इलेक्शन पर जाएंगे, वो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उनके फेवर में है, तो वो तो तुरंत भंग करवा के इलेक्शन में जाएंगे। ये तो इनका प्रेरोगेटिव है, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, सेंटर का नहीं है। तो उसमें डिसीजन वही लेंगे, लेकिन आप उनसे नहीं कह सकते कि आप भंग करो। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना है तो उसमें आपको ये देखना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात नहीं होता हो। बिल्कुल, तो ये एक सवाल रहेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर किसी भी तरह का आघात ना हो, ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न आचार्य साहब वो है 356 का। हम देखते हैं कि धारा 356 का प्रयोग होता आया है जिसके जरिए विधानसभाओं को भंग किया गया। क्या सरकार ये सुधार होने के बाद इस ताकत को अपने हाथ से जाने देगी कि वो किसी भी विधानसभा को भंग ना कर पाए? आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट असेंबली को भंग कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 356 को लागू करने के लिए वहां पर ऐसा सिचुएशन पैदा होना चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट का, स्टेट का जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक चला नहीं सकते हैं। ऐसा सिचुएशन में ही प्रेसिडेंट एक असेंबली को भंग कर सकते हैं, वरना नहीं। जी, लेकिन एक सवाल जो ये उठ रहा है कि अगर आपको साथ साथ चुनाव कराने हैं, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन कराने हैं, तो आपको लोकसभा का भी
और सभी विधानसभाओं का भी जो कार्यकाल है उसको फिक्स करना होगा 5 साल के लिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं, लेकिन गठबंधन का दौर है, हम देख रहे हैं कि सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन अगर विधानसभाओं का कार्यकाल फिक्स कर दिया 5 साल के लिए और फिर उसके बाद आप कहें कि 356 का इस्तेमाल, तो फिर तो 356 एक तरह से कहें कि वो अप्रासंगिक हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। खैर 356 का जो पावर है वो हर वक्त यूज करने के लिए नहीं होता है, वो तो एक इमरजेंसी पावर है और हमारे देश में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो। अब 5 साल की अवधि आप कैसे तय करेंगे, किस आधार पर करेंगे? पॉलिटिकल सिचुएशन एक डायनामिक सिचुएशन, वो तो बदलता रहता है, तो उसमें आप यहां बैठ के 5 साल के लिए बस कर लिया और 5 साल में बहुत कुछ होगा, इंस्टेबिलिटी तो होगी ही और हमने देखा है इंडियन पॉलिटिक्स तो ऐसा है। तो इसलिए वो एक मेरे ख्याल से वो तो एक इमेजिनरी काइंड ऑफ सिचुएशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य साहब इस तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। तो आचार्य साहब भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है एक देश एक चुनाव का, ये कई जटिलताओं से भरा हुआ रास्ता है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश की उस पर कहीं इसका असर न पड़े और साथ ही जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की है उस पर भी कहीं आंच ना आए। तो ये सारी सावधानियां हैं जिनको फूंक फूंक करके सरकार को कदम आगे बढ़ाना होगा। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। तो लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। उससे ठीक पहले इस साल के अंत में कई राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल भी खत्म होगा और कई विधानसभाओं का कार्यकाल कई साल भी बचा है। ऐसे में आम राय बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव पर, और ये आपको बता दूं ये चर्चा नई नहीं है, काफी पुरानी है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं और आपको बता दूं कि 2015 में एक संसदीय समिति भी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें संसदीय समिति ने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ कराए जा सकते हैं और यदि कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ करा लें और 2.5 साल के बाद जो है बाकी राज्यों के चुनाव करा लें। ये उस समिति ने यह भी कहा था कि उपचुनाव जो हो तो वो 2 साल में महीने फिक्स कर दिए जाए, मार्च और सितंबर में यदि कोई बाय इलेक्शन होता है तो वो करा लें। तो ये काफी समय से चर्चा में है। अब क्या वस्तु स्थिति है आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अपने देश में 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे। आप कहेंगे कि भाई क्यों, छोटा मतलब 14 राज्य थे, जनसंख्या कम था तो चुनाव करा लिए जाते थे। 4 चुनाव जो है एक साथ हुए हैं। आजादी के बाद से 4 चुनाव लोकसभा और राज्यसभा एक साथ हुए हैं। 1968-69 में कुछ राज्यों में सरकारें गिर गई, तो जब एक बार सरकारें गिर गई, सरकारें बर्खास्त की गई, आपको याद होगा। उसके बाद जो है यह सिलसिला शुरू हुआ। 1970 में पहली बार लोकसभा भंग की गई और उसके बाद जो है फिर मध्यावधि चुनाव हुए 1971 में, तो पहली बार लोकसभा का जो सिलसिला टूटा। 1967 में राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे क्योंकि 356 का उपयोग हुआ, राज्य सरकारें भंग की गई, इसलिए जो है उनका जो डेट है वो अलग अलग हो गया और उसके बाद से चुनाव कराए गए। अब आपको बताते हैं कि कब कब अपने देश में चुनाव होने हैं। इस साल से शुरू करते हैं कि 2023 में कहां कहां पर चुनाव होने हैं। इस मैप के जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, तो इन राज्यों में 2023 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। उसके बाद 2024 की बात करें तो लोकसभा के साथ जो है किन राज्यों के चुनाव होंगे, तो आपको बता दो 2 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो होता था लेकिन उसको पहले प्रीपोन कर लिया गया है, वो इसी साल होगा। उसके अलावा सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब जो है अक्टूबर महीने में इन राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव 2024 में ही होंगे। तो इन सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। 2025 में दिल्ली और बिहार में चुनाव होते हैं।
ये दिल्ली और बिहार में यहाँ पे चुनाव होंगे। 2026 में आ जाइए, असम में, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, आप देख सकते हैं इन राज्यों में जो है 2026 में चुनाव होंगे। 2027 की भी बात बता देता हूं आपको। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2028 की बात कर लेते हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव होंगे। और एक जगह जो चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, यह है जम्मू कश्मीर का इलाका। तो यह है चुनाव होने की प्रक्रिया, कब कब कहां होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार यदि चाहती है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का, एक देश एक चुनाव का बिल आए, तो वो कैसे पास कराएगी, रोड मैप क्या होगा। सरकार के पास जो है लोकसभा में मेजोरिटी है, दिक्कत जो है वो राज्यसभा में आ रही है। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में आंकड़े क्या कहते हैं। 245 कुल संख्या होती है, 2/3 बहुमत जो कहें तो 163 जो है 2/3 वोट चाहिए, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है। उसके बाद आपको बता दूं कि लेकिन अभी 238 की संख्या है राज्यसभा में, तो उसका 2/3 जो होगा 159 होगा, 159 चाहिए। उसके अलावा जो अन्य है 97 जो है वो लोकसभा में इंडिया जो है, जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, एनडीए के पास 113 है, इंडिया गठबंधन के पास 97 है और 28 जो है वो अन्य है। ये अन्य जो है यही सरकार को गाहे बगाहे हर बिल में मदद करती है। तो ये 113 और 128, 113 और ये 28 हम जोड़ देते हैं तो भी बहुमत के लिए इसको हमने जोड़ दिया है, तो भी जो 2/3 बहुमत से ये आंकड़ा कम पड़ता है और थोड़ी सी जो है वोटों की जरूरत सरकार को रहेगी, 18 वोट की। ये 18 वोट सरकार कहां से लाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। ये इंडिया गठबंधन है जिसकी संख्या जो है वो 97 है। तो ये 18 वोट की जरूरत है, 18 वोट इकट्ठा करना सरकार के लिए जरूरी है। लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में सरकार के पास काफी बहुमत है, 543 की सभा होती है, 2/3 बहुमत जो है 362 की होती है। लेकिन अभी जो है 539 मेंबर है, तो 359 जो है वो 2/3 बहुमत होता है। यदि आंकड़े आपको दिखाएं तो एनडीए के पास 332 है, इंडिया के पास 143 है और अन्य जो है वो 64 है। तो आप एनडीए और अन्य को यदि जोड़ लें तो सरकार के पास 2/3 बहुमत होता है। यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है। बात एक और है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक है तो कम से कम आधे राज्यों से इसके विधानसभा से इसको पारित कराना होगा। तो 30 में से 16 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, तो वहां से भी ये बिल जो है सरकार पास करा सकती है। इसलिए सरकार को दिक्कत नहीं होगा यदि सरकार चाहे कि 2024 के पहले इस बिल को, जो समिति बनाई है, वो रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, शीतकालीन सत्र में उसको सरकार ले आए और यदि 18 सदस्यों का राज्यसभा में वो जुगाड़ कर लेती है, मैनेज कर लेती है, तो इस बिल को पास कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 18 राज्यसभा में नंबर कहां से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर काफी बहस होनी है, देखते हैं सरकार क्या रास्ता अख्तियार करती है। देश की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक साथ चुनाव कराने में आखिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री कितने दिनों से जेल में, कितनी बार बेल की कवायद कर चुके हैं, बाकी लोग कितनी बार अंदर गए हैं, आप मुझे बताइए। तो ये देखना चाहिए ना भैया, आप शिक्षा का घोटाला करेंगे, कोयला का घोटाला करेंगे, माइन का घोटाला, तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी क्या? जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वहां पर क्या क्या घोटाला हो रहा है, उनके कितने अफसर पकड़े गए, सच्चाई नहीं है क्या? कभी भी उन्होंने मेरिट पर नहीं बोलते हैं कि अपने आरोप गलत, ये नहीं बोलते हैं, बस ये बात है। दिन में ख्वाब देखने पर कोई मनाही तो नहीं है ना।
देखने दीजिए जनता किसके साथ है, ये तो आप लोग का सर्वे दिखा रहा है। एक नहीं, 2, 3, 4 सर्वे आ चुका है, तो देखते रहिए। हां, उनको शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से हम कहां से रोक सकते हैं? राहुल गांधी ने आज बोला कि अंग्रेज भी भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। कांग्रेस मुक्त भारत को कांग्रेस मुक्त करने का सपना जो देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं। मैं एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी, जो आपकी राजनीति चल रही है उसमें आप खुद ही कांग्रेस को देश से मुक्त करा देंगे। अगर आप सावरकर ऐसे देशभक्तों पर गाली देते रहेंगे, अगर आप चाइना की बैटिंग करते रहेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उससे परेशान नहीं है क्या? तो आप स्वयं ही कांग्रेस को देश से मुक्ति का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करते हैं, रिलॉन्च करते हैं, सुपर लॉन्च करते हैं, लेकिन बाजार में कौन सा माल चलेगा ये तो बाजार स्वीकार करेगा ना। रविंद्र जी, आखिरी सवाल ये भी पूछेंगे। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को, जो कि आज मुंबई में INDIA की जो बैठक हुई उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि जिस तरह से गिव एंड टेक की बात कही गई है प्रस्ताव में, यह साफ दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक तौर पर सौदेबाजी करके यह गठबंधन बना है। हम वापस लौटते अपनी बड़ी खबर पर, जिसमें कि यह कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए। लेकिन क्या एक साथ चुनाव करवाना इतना आसान काम होगा? क्या सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों और मशीनों समेत दूसरे इंतजामों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी? हमारी सहयोगी वसुधा ने इन तमाम मुद्दों पर बात की है संविधान के जानकार अर्घ्य सेन गुप्ता से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्घ्य सेन गुप्ता, ये डायरेक्टर हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के, और ये बताएंगे हमें देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव क्या पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर सेन गुप्ता हमसे बात करने के लिए। सर, बहुत चर्चा हो रही है वन नेशन वन पोल पे, इस आइडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो? देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे काम करता हूँ। पर मैं यही कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करता है कि ये वन नेशन वन पोल ही होगा। जब पहली बार इंडिया में 1952 में जब इलेक्शंस हुई थी, तो तब सेंटर और स्टेट दोनों का इलेक्शन एक साथ ही हुआ था। सो इट्स नॉट एज इफ कि अलग से हुआ था। ये बाद में हो गया क्योंकि ये स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज किए, नए स्टेट्स आए, तो बहुत कारण थे जिसके वजह से अभी इलेक्शंस अलग अलग से हो रहे हैं। तो बात यही है कि वन नेशन वन पोल आइडिया इन प्रिंसिपल अच्छा है। अब ये कैसे लागू कर सकते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लागू करने के लिए एक संशोधन लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट नहीं ला सकती है, बट पार्लियामेंट के साथ 14 स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसको हाँ करना पड़ेगा। अभी इलेक्शंस में आने में 7-8 महीने हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हो सकता है। पर अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ, वन नेशन वन पोल हुआ, तो सर्टनली कॉस्ट कम हो जाएंगे, इलेक्शंस के कॉस्ट कम हो जाएंगे। और आई थिंक इंडियन वोटर काफ़ी स्मार्ट है, उनको पता है कि स्टेट में किसके लिए वोट करना है और सेंटर में किसके लिए। सो आई थिंक ये आइडिया पे अभी चर्चा तो होना चाहिए, और अगर क्या होगा वो देखा जाएगा, पर चर्चा तो होना चाहिए। डॉक्टर सेन गुप्ता, ये बात चलती है कि अगर कहीं पे भी सरकार गिर जाती है या सेंटर की सरकार गिर जाती है तो इसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा, क्या फिर से चुनाव बुलाए जाएंगे? तो अगर ये आइडिया इम्प्लीमेंट होता है तो क्या ये चैलेंजेस भी रहेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे रहेंगे, पर अगर चैलेंजेस ना हो तो ये आइडिया तो नया आइडिया भी नहीं होगा। तो बात ये है कि जो वन नेशन वन पोल हम कह रहे हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये बोलूँगा, ये एक्चुअली वन नेशन टू पोल्स होने चाहिए। कि देखिए, ये 5 साल का जो विंडो है, हम सब स्टेट और सेंटर को 2 बकेट में भाग कर सकते हैं। एक जैसे सोचिए कि ईयर 1 में और एक ईयर 3 में, तो 15 स्टेट और सेंटर ईयर 1 में और बाकी 15 स्टेट और जो भी बचे हैं यूनियन टेरिटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो ईयर 3 में। तो ये अगर हम 2 विभाग में भाग कर दें और सिर्फ देश में 2 इलेक्शंस हो, तो ऐसे आई थिंक ये हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली फीजिबल हो।
तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और अगर कोई गिर गया बीच में, कोई गवर्नमेंट गिर गया, नो कॉन्फिडेंस हार गई, तो फिर ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट गिरने से ही कुछ एक वॉइड क्रिएट हो जाए, ऐसे ना हो कि जो ऑपोजिशन है वो बाकी की जो समय है, जो 2 साल बचा है या 2.5 साल बचा है, उस टाइम के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ले, तो ऐसे ही चलेगा। एंड आई थिंक ये आइडिया, जैसे सभी नए आइडिया है, शुरू में डर लगता है कि ये होगा नहीं होगा, पर हमें ये चर्चा तो चालू रखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनका कहना ये है कि हमारे जो स्टेट इश्यूज़ हैं वो दब जाएंगे, इसमें नेशनल इश्यूज़ जो हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। क्या ये बात सच है सर? देखिए, मैं तो पश्चिम बंगाल से आता हूँ और मुझे लगता है कि एटलीस्ट पश्चिम बंगाल के वोटर तो काफ़ी स्मार्ट है, उनको पता है कि वो उस स्टेट में किसके लिए वोट देंगे और सेंटर में किसके लिए वोट देंगे। ये पिछली इलेक्शन में भी आप देखें कि बीजेपी ने बहुत कमाल कर दिया पश्चिम बंगाल में सेंट्रल इलेक्शन में, बट स्टेट इलेक्शन में उतना कुछ नहीं कर पाए। सो अगर ये इलेक्शन एक साथ हो, ये अलग अलग हो, ये हम सभी स्टेटों में देखते हैं कि ये रीजनल पार्टीज़ आए हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि रीजन में रीजनल पार्टीज़ की प्रभाव ज़्यादा है, वो दे आर क्लोजर टू द ग्राउंड। तो ये मुझे नहीं लगता है कि फेडरलिज्म पे कोई असर पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्शंस एक साथ है। आई थिंक वोटर जानती है अच्छी तरह कि कौन से इलेक्शन में किसके लिए वोट करना है। डॉक्टर सेनगुप्ता, बस ये लास्ट बात कि ये जो कॉस्ट की बात जब हम करते हैं तो क्या ये सही बात है कि अगर एक ही पोल होगा तो हमारा कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक सेंट्रल इलेक्शन चलाने में 3,870 करोड़ लगते हैं, ये तो एक रिपोर्ट में कहा गया है। और हर स्टेट इलेक्शन में भी लगता है। हर इलेक्शन में आपका सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट इलेक्शन फोर्सेस, सो खर्चा सेंटर का भी है, क्योंकि अगर लोकसभा का इलेक्शन है और सेंट्रल फोर्सेस यूज्ड है तो सेंटर का खर्चा है, और लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा स्टेट्स पे भी है। सो दोनों सेंटर और स्टेट्स अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होगा तो दोनों के पैसे बच जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ हम कॉस्ट के बारे में नहीं कर सकते। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक्चुअली एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। कॉस्ट तो ठीक है, हम तो झेलते हैं और झेलते रहेंगे, अगर एक साथ भी हो तो झेलेंगे, अगर एक साथ ना भी हो तो झेल लेंगे। पर बात एक्चुअली कॉस्ट की नहीं है, बात है कि ये देश के हित के लिए कौन सा सबसे अच्छा है। एंड मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इरादा था हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की कि इलेक्शंस एक साथ हो, हर 5 साल में एक बार हो, अगर वो आइडिया हम दोबारा लौटा सके तो क्यों नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। थैंक यू सर। और जाते जाते केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी कुछ नहीं, अब आपको ट्वीट पहला जोशी जी का ट्वीट देख लो, स्पेशल रीजन पहला बुलाने का ट्वीट हमारे संसदीय कार्य मंत्री का ट्वीट देख लीजिए, उसमें है सब लिखा। मेंशन नहीं है ना किस रीजन, सब लिखा, देखो सही, आप दोबारा देखो, सब लिखा। सर अंदाजा लगाया जाता है मैं आपको बात करता सर कितने मेंबर कमेटी होगी, जो कमेटी जो बनाई गई है सर, सब पता लग जाएगा जी आपको, क्यों चिंता करते हैं।